हेलो एवरीबॉडी। आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस पर हम लोग फोकस करेंगे। एटॉमिक न्यूक्लियस बेसिकली होता क्या है? एटम का सेंटर पार्ट होता है, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के दौरान मेजॉरिटी ऑफ मास और पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज रहता है, दैट्स न्यूक्लियस। आज उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वेरी फर्स्ट लेक्चर में। फिर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है दो फोर्सेस से। एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, राइट, जिसके कारण कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एक दूसरे के साथ में बंधे रहते हैं, और दूसरा प्रोटॉन प्रोटॉन जैसे पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फाइन, इस पर हम सेकेंड लेक्चर लेंगे डिटेल के अंदर, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड। कुछ केसेस में हमारा न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए वो डिके होता है, रेडियो एक्टिव डिके, या फिर फ्यूजन और फिजन जैसी रिएक्शंस होती हैं जिससे कि हमारा न्यूक्लियस स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ता है। तो ये थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर में हम लोग लेंगे। तो न्यूक्लियर फिजिक्स बटा हुआ है हमारा कुछ इस तरीके से। आज का हमारा लेक्चर है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस पर। सेकेंड लेक्चर हम लेंगे मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। थर्ड रहेगा न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन जबकि अनस्टेबल होगा, या कुछ पार्टिकल्स को डिके करके वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, तो वो फोर्थ लेक्चर रहेगा रेडियो एक्टिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी फर्स्ट लेक्चर, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। इस कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के कुछ मेन टॉपिक्स रहेंगे। एक तो बेसिकली न्यूक्लियस किन किन पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, दूसरा हम एटॉमिक नंबर के बारे में जानेंगे, देन आइसोटॉप्स, आफ्टर दैट एटॉमिक मास यूनिट, फिर एटॉमिक मास क्या होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, एंड फाइनली न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में। तो चलिए कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। हर एटॉमिक न्यूक्लियस एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ दें हम, तो उसमें दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप जानते हैं इस बात को। प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज होता है, 1.6 into 10⁻19 कूलम, और वेयर द मास इज कंसर्न 1.67 into 10⁻27 kg। ये प्रोटॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल है। दूसरा एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, जिसपे चार्ज तो नहीं होता, मास लगभग प्रोटॉन के बराबर, आप देखिए थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा है, वैसे न्यूमेरिकल में हम लगभग बराबर कह देते हैं 1.675, तो 0.005 into 10⁻27, थोड़ा सा इससे ज्यादा। तो दो फंडामेंटल पार्टिकल हमारे न्यूक्लियस में हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एक्सेप्ट द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में अकेला क्या होता है? प्रोटॉन, यू नो वेरी वेल। कम टू द एटॉमिक नंबर। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी न्यूक्लियस में होते हैं वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। फाइन। दूसरा एटॉमिक मास नंबर का मतलब क्या है? अब न्यूक्लियस में दो तरीके के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये मिलकर न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। इनका जो टोटल नंबर होता है किस किस का? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, दैट इज नॉन एज एटॉमिक मास नंबर, जिसको कैपिटल ए से डिजाइन करते हैं इन जनरल, यानी ए हो गया जेड प्लस एन। क्लियर? अब ये आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आपने सुना आइसोटॉप्स के बारे में? आइसोटॉप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं लेकिन इनके मासेस डिफरेंट होते हैं। इट इज ड्यू टू ओनली द रीजन द फंडामेंटल पार्टिकल द न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है, होते तो एक ही एलिमेंट के। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं आइसोटॉप को। फाइन, हम हाइड्रोजन का आइसोटॉप ले लेते हैं। हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटॉप है प्रोटियम, ठीक है। उसमें एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता है। जनरल जो हाइड्रोजन हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, राइट। तो न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन को दिखाते हैं अपन प्लस से। फाइन। दूसरा आइसोटॉप हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटॉप ड्यूटेरियम कहलाता है। उसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन भी होता है। तो न्यूट्रॉन को ये ऑरेंज से न्यूट्रल से दिखाया हमने, और येलो से हमने यहाँ पर दिखाया है प्रोटॉन को। तो हाइड्रोजन का सेकंड जो आइसोटॉप है ड्यूटेरियम, उसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन भी है और एक न्यूट्रॉन भी है, यानी दो पार्टिकल्स हैं। थर्ड आइसोटॉप हाइड्रोजन का ट्राइटिनियम कहलाता है। उसमें एक प्रोटॉन
एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि उसके न्यूक्लियस में यदि हम बात करें तो 2 तो न्यूट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। तो ये है तो सब एक ही एलिमेंट के एटम्स, हाइड्रोजन के ही, लेकिन इनके मासेस डिफरेंट है। डिफरेंट होगा ना मास, क्यों डिफरेंट हो रहा है? केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर होते हुए चले जा रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर है, तो क्लियर हुआ आइसोटॉप। एटॉमिक मास यूनिट। अब जो मास होता है न्यूक्लियस का या एटम का, उसे फाइंड करते हैं एक कॉम्प्लिकेट डिवाइस जैसे स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जिसे मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। इससे मेजर करते हैं बेसिकली। न्यूमेरिकली अगर बात करें तो कैसे डिफाइन करते हैं एटॉमिक मास यूनिट को? शॉर्ट में कहते हैं ए एम और यू, ए एम यू, एटॉमिक मास यूनिट। कैसे डिफाइन करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ द कार्बन। कार्बन के एक एटम का जो भी मास होगा, उसका 12th पार्ट, उसका 12वां भाग, वो एटॉमिक मास यूनिट कहलाती है। फाइन, कैलकुलेट करते हैं। क्या कहा हमने? ए के एम यू किसके बराबर होगा? 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ द कार्बन, यानी कार्बन के एक एटम के मास में 12 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए के एम यू यूनिट आएगी। क्लियर है? ओके। अब मास ऑफ वन एटम की बात करें, अब कार्बन जो होता है भाई, उसका तो हम एटॉमिक वेट क्या बोलते हैं? 12 ग्राम कहते हैं ना, लेकिन वो तो एक मोल का हुआ, और 1 मोल में कितने एलिमेंट्री कार्बन के एटम होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, 6.023 10^23। तो जो 12 ग्राम कहते हैं कार्बन के लिए आप एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट 12 ग्राम कितने एटम्स का होता है? एवोगैड्रो पार्टिकल्स। एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं? 6.023 10^23 पार्टिकल्स का। तो एक एटम का मास क्या होगा? भाई इतने सारे एटम्स का मास होता है 12 ग्राम, तो एक एटम के लिए हमें इसका डिवाइड करना पड़ा। क्लियर है? 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा आपका। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1.66 10⁻24 ग्राम्स के अंदर, राइट? फाइन। केजी में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा? 1.66 10⁻27 केजी। कोई डाउट नहीं है। तो अब इसको याद भी रखना है आपको कि ए के एम यू किसके बराबर होता है? 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। क्लियर है? कम टू द एटॉमिक मास। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था आइसोटॉप्स होते हैं एक एलिमेंट के, यानी आपने हाइड्रोजन का तो केवल हाइड्रोजन में फिक्स थोड़ी है, आपने देखा उसके तो बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं, 3 तरह के आइसोटॉप है, हर का मास अलग अलग है। किसका मास लोगे? तो जो एवरेज मास लिया जाएगा ना, सारे के सारे नेचुरली ऑकरिंग आइसोटॉप्स। एग्जांपल ले लो, अभी अपने सीखा अपने हाइड्रोजन के जैसे 3 आइसोटॉप्स थे, तो इन तीनों के मास का एवरेज निकाला जाएगा, वो कहलाएगा हमारा एटॉमिक मास। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, राइट? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन का ले लेते हैं इस बार, ठीक है? कार्बन का एक आइसोटॉप C12, 12C से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियस का कंपोजिशन होता है 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। नेचर में इसका परसेंटेज होता है 98.89%। अब जब एवरेज लिया जाएगा तो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि इसका कितना परसेंटेज नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट तो 12C ही पाया जाता है, राइट? लेकिन कार्बन के और आइसोटॉप्स भी होते हैं, C13 भी होता है, 13C। इसका कंपोजिशन क्या होता है? 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। आप देखोगे कि इसका मास थोड़ा सा बढ़ गया है, यस, क्लियर है ना? लेकिन इसका परसेंटेज नेचर में बहुत कम होता है, 1.11% होता है। एक और आइसोटॉप होता है कार्बन का C14, इसमें 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन और मास हो गया, 13 से भी ज्यादा हो गया इसका मास, लेकिन इसका जो नेचर में परसेंटेज है 0.01% से भी कम होता है, लेकिन होता तो है, राइट? तो इन परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए जब इनका एवरेज मास निकाला जाता है तो वो कम्स आउट टू बी 12.011। 12 नहीं बोलते, इनका भी ध्यान रखा जाएगा ना, लेकिन ठीक है परसेंटेज कम है इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, पर तो पड़ रहा है, 12 नहीं आ रहा है। बस समझ में आ रही है? तो ये जो आया है 12.011 एवरेज ऑफ ऑल द नेचुरली ऑकरिंग आइसोटॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट, इट इज नॉन एज एटॉमिक मास। तो थोड़ा सा डिफरेंस है मास नंबर और एटॉमिक मास में। बात समझ में आई ये वाली बात? क्लियर है? चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर, एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए। एटॉमिक वेट भी बोल देते हैं इसको। एटॉमिक वेट ऑफ द बोरॉन इज 10.81, यानी एवरेज निकाल के देखा होगा ये।
कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इट्स आइसोटॉप्स, दो आइसोटॉप्स होते हैं इसके बोरॉन के, 5b10 एंड 5b11 इन नेचर, राइट। ओके, तो यानी अब हमें ये पता करना है किसका कितना पार्ट नेचर में पाया जा रहा है। सबसे पहले तो ये जो एवरेज लिया जाता है वो ये फार्मूला होता है, वेटेड मीन बोलते हैं इस फार्मूले को, W इक्वल टू N1W1 प्लस N2W2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। हमने हाइड्रोजन और कार्बन के देखे थे, 3 आइसोटॉप थे, उस केस में आपको कैसे करना है, प्लस N3W3 प्लस नीचे डिवाइड में प्लस N3। अभी इसके 2 हैं तो 2 के लिए, बात समझ में आई इतनी, राइट। तो चलो सॉल्व करते हैं। W की जगह रख दिया 10.81, ये एवरेज दे रखा है क्वेश्चन में। अब मान लेते हैं फर्स्ट वाला जो आइसोटॉप है उसका x पार्ट है, राइट। तो ये W1 हमारे पास कितना है, 10 है, तो बचा हुआ कितना हो गया 100 माइनस x, परसेंटेज में होता है ना 100 में से कर लेते हैं माइनस, W2 कितना है 11, नीचे x प्लस 100 माइनस x, ठीक है, क्लियर। ओके, तो ऊपर सॉल्व किया अपन ने इसको, ये हो गया 10x, ये होगा माइनस का 11x, तो माइनस का x बचेगा, बाकी ये 100 इंटू 11 1100 हो गया, नीचे x से x कैंसिल तो 100 बच गया, क्लियर है। यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और इसको सॉल्व करके देखो क्या x इक्वल टू 19 आ रहा है, फाइन आ जाएगा। हमें चाहिए था इनका परसेंटेज का रेशियो, तो अगर पहला वाला यानी 5b10x है तो दूसरा वाला कितना है 100 माइनस x, ठीक है। तो 100 में से 19 को माइनस करेंगे तो कितना है 81। इसका मतलब इन आइसोटॉप्स का रेशियो कितना है, 19% तो 5b10 है नेचर में, और 81% कौन सा आइसोटॉप है 5b11। समझ में आया। तो ये एटॉमिक मास फाइंड करने का एक तो ये तरीका है, एक और तरीका हम बताते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन 35.5, इसके भी 2 आइसोटॉप्स होते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, नेचर में इनका रेशियो बताना है, राइट। तो देखिए दूसरा तरीका से हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो फॉर्मूला याद रखेंगे वेटेड मीन का, 2 आइसोटॉप है तो 2 पार्ट, मेरा कहा 3 है तो प्लस और कर लेते हैं तीसरा, फाइन। इसमें करेंगे कैसे, देखिए ये एवरेज तो देखा 35.5, अब सीधा 100 मत मानो, आप तो N1 N2 ले लो, आपको तो रेशियो तो चाहिए यहाँ पर, फाइन। N1 प्लस 35 N2 इंटू 37 N1 प्लस N2, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना N1 बाई N2, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने एक स्टेप, 3/1 आ रहा है कि रफ में करके देखना है ना, कॉपी और पेन लेके बैठे हमेशा, राइट। तो ये भी एक तरीका हो गया, एक तो हम ये मान लेते हैं, एक को x मान लिया, दूसरा 100 माइनस x हो गया, दूसरा नहीं मान रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसा। अब हम चाहेंगे पहला वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको भी इससे करके देखना, और इस वाले क्वेश्चन को भी उस तरीके से करके देखना, क्लियर है। साइज ऑफ न्यूक्लियस पर बातचीत करते पर, न्यूक्लियस की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है, फिक्स बाउंड्री नहीं होती है, बस हमने देखा कि इसमें कांस्टेंट पार्टिकल न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि जितना ज़्यादा मास नंबर होगा इसका वॉल्यूम भी उतना ज़्यादा है ना, जितने लोग होते हैं उतना बड़ा रूम चाहिए आपको, है ना, बैठने के लिए, तो जितने कांस्टेंट पार्टिकल्स इतने हैं उतना ही इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल हो गया एक ही V, ठीक है। अब थोड़ा सा एक रफ आइडिया लें कि जैसे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ प्रोपोर्शनल टू A, प्रोपोर्शनल देख रहे हैं तो r³ प्रोपोर्शनल हो गया A के, है ना, बाय डायमेंशनली तो थर्ड पावर ही होगा इसका, तो r प्रोपोर्शनल हो गया A⁻⁴, क्लियर है। फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जानने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं अपन, तो एक कांस्टेंट लगा दिया हमने r0 A⁻⁴। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। एक बात, r0 एक एम्पिरिकल कांस्टेंट है, माना गया कांस्टेंट है, ठीक है, और सभी न्यूक्लियाई के लिए बराबर होता है 1.2 × 10⁻⁻15 के बराबर, क्योंकि न्यूक्लियस की जो रेडियस की रेंजेस हैं वो 1 फर्मीमीटर से 10 फर्मीमीटर के बीच में पाई जाती हैं, तो ये 1.2 × 10⁻15 अप्रॉक्स है एक्चुअली, तो 1 फर्मीमीटर, फर्मीमीटर मतलब 10⁻15 मीटर के बीच में होता है, फाइन। इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, ऑब्टेन अप्रॉक्सीमेटली द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई, गोल्ड का आइसोटॉप है हमारे पास और सिल्वर का आइसोटॉप है। हमने फॉर्मूला देखा R = R0 A⁻⁴, फाइन। R0 तो कांस्टेंट है, तो हम रेशियो लें तो R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, उसका यहाँ कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, फाइन। A1 A2, A1 197, A2 107, डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1.84 आ जाएगा। वैसे देखिए क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेटली हमसे पूछा है। अभी 1/3 पावर को सॉल्व कैसे करेंगे वो सिखाते हैं। बाइनोमियल याद करो,
क्या 1.84 कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस 0.84, यस। अब देखिए हम 1 प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर n को 1 प्लस एन एक्स अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली, ठीक, नॉट एक्यूरेटली। तो 1 प्लस एन एक्स कर लेते हैं, n से मल्टीप्लाई कर लिया, n मतलब क्या है? पावर 1/3। ओके फाइन। वैसे इसको ऑलमोस्ट एक्यूरेट फाइंड करने के लिए जरूरी है कि आपका ये x 1 के कंपेयर में नेग्लिजिबल होना चाहिए। यहाँ ऑफ कोर्स ये नेग्लिजिबल नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये 3 का डिवाइड किया तो ये 0.28 आ गया, तो R1/R2 किसके बराबर हो गया? 1.28। तो रेशियो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 1.28। क्लियर है? फाइन। कम टू द न्यूक्लियर डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या होता है? एक न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास मल्टीप्लाई बाय कितने पार्टिकल है, मास नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब ले लिया। अब r क्या था? r0 a रेज़्ड टू पावर 1/3, तो r क्यूब क्या हो गया? r0 क्यूब a से कैंसिल हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि मास नंबर पर डेंसिटी डिपेंड नहीं करेगा, a से कैंसिल हो गया, ये तो कांस्टेंट आने वाला है सब कुछ। स्मॉल m एक न्यूक्लियन का एवरेज मास, वो 1 mu के बराबर होता है, 1.67 × 10⁻27 kg में। r0 ये था हमारे पास, राइट। तो इसको यदि हम सॉल्व करें, आप ये कैलकुलेशंस को जब भी हम छोड़ते हैं आप करें, पॉज करें, वीडियो को करके देखें अप्रॉक्सीमेटली क्या इतना आ रहा है, 2.3 × 10⁻17 kg/m³। इससे मास्टरी होती है, कॉन्फिडेंस आता है खुद को, है ना। कैलकुलेशन जब भी है आप करके देखें, कॉपी के अंदर पॉज कर ले, वीडियो को करके देखें। फाइन। तो अब इस डेंसिटी से फिलहाल फिजिक्स क्या कह रहा है, क्या आउटकम्स निकल रहे हैं, ये कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं। फाइन। देखिए ए से कैंसिल हो गया, इसका मतलब हर न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है वो इतना ही रहेगा अप्रॉक्सीमेटली। न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट बात। इसका मतलब हो गया ऑल द न्यूक्लियाई पोजेस द नियरली द सेम डेंसिटी, सबकी लगभग बराबर ही होगी। क्लियर है, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, न्यूक्लियर डेंसिटी है 10⁻17 में, इसकी चिंता मत करना। 2.3 कुछ जगह ये 3 × 10⁻17 लिखा रहता है ना, कहीं 2.17, दैट्स, है ना। पावर इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, इसका ऑर्डर क्या है। तो देखिए न्यूक्लियर डेंसिटी आ रही है 10⁻17 में, लेकिन आप थोड़ी देर रुको, सोचो कि ये डेंसिटी तो इट्स वेरी वेरी लार्ज। किससे? ऑर्डिनरी मैटर। कोई भी एग्जांपल ले लो, पानी का डेंसिटी कितना हो रहा है? 10⁻3। आप सोचो 10⁻3 के कंपेयर टू 10⁻17 तो बहुत ज्यादा हो गया। तो ऑर्डिनरी कोई भी जो आपको याद है डेंसिटी, या टेबल ले लो, गूगल कर लो आप, है ना, और देखो कि ये डेंसिटी जनरली 10⁻3 के टर्म्स में होती है सब। न्यूक्लियस की डेंसिटी 10⁻17, व्हाट डज कैरी द मीनिंग, क्या बताने चाह रहा है कि मैटर इन द न्यूक्लियस इज वेरी क्लोजली डेंसली पैक्ड होते हैं। जो आपके न्यूक्लियस होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं, नंबर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही न्यूनतम मिनिमम वॉल्यूम के अंदर होते हैं। जब जो डेंसिटी ज़्यादा होगी डेंसली पैक्ड होता है मैटर उसके अंदर। क्लियर? न्यूक्लियर डेंसिटी एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू होती है। हाई डेंसिटी कहाँ मिलती है, और इस तरह की डेंसिटी अर्थ पे तो नहीं होती, वाइट डार्क स्टार्स जिसमें कि न्यूक्लियर मैटर होता है वहाँ पाया जाता है, ऐसा, है ना। जनरल मैटर्स का नहीं होता है। और अब एक इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियर जैसे हमने वेरी फर्स्ट लाइन बोला था, न्यूक्लियस में जब हम साइज की बात कर रहे थे, वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती उसकी। न्यूक्लियर डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द न्यूक्लियस, एक जैसा नहीं होता है। मैक्सिमम वैल्यू होती है सेंटर पे, ठीक है, कोर वाले पार्ट में, और फिर धीरे धीरे डिक्रीजेस ग्रेजुअली, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, पता लग चुका है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, यूनिफॉर्म नहीं होती है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। तो फिर ये जो रेडियस वगैरह हम बात करते हैं वो क्या होता है, थोड़ा सा और एक इंपॉर्टेंट बताया। द न्यूक्लियर रेडियस इज ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एट विच द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस मैटर डिक्रीजेस 1/2। मैक्सिमम की 1/2 हो जाती है ना, वो आपकी न्यूक्लियर रेडियस कहते हैं सेंटर से। क्लियर है? सेकेंड लेक्चर हम लेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड। तो जो फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि इस टॉपिक को हम आपस में डिस्कस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं सेकेंड लेक्चर में।